नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जाह्नवी एक मूवी करती है जो एक सोशलिस्ट समाज सेविका दुर्धरा देवी की रियल जिंदगी से इंस्पायर प्रभावित थी, जिसमें वह लड़कियों को बचाती है और कई सारी संस्थाएं, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलती है और कई सारे अच्छे काम करते हैं। आज समाज में उनकी इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि महेश उनके नाम लेने से कोई भी इंसान आपका काम कर सकता है और हर कोई उनकी देवी की तरह पूजा करते थे, जिसकी वजह से जैसे ही यह फिल्म बाहर आई और उनकी पिछली जिंदगी का काला सच बाहर आया, वैसे वैसे जिन स्त्रियों को दुर्धरा देवी ने बचाया था या फिर जिनकी भी बेटियों को वो उस दलदल में जाने से बचाया था या फिर जिन बुजुर्ग लोगों की वह मदद करती थी, उन सब का गुस्सा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और फिल्म के बाकी किरदारों पर फूट पड़ा। हर कोई इस फिल्म को घटिया फिल्म कह रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि कितने घटिया डायरेक्टर है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे हीरोइन कितनी घटिया है, इतनी महान औरत की जिंदगी को ऐसे तमाशा बनाकर रख दिया है। इसी तरह की बातें हर जगह होने लगी। अब हालत ऐसी थी कि आम पब्लिक भी दुर्धरा देवी के साथ ही हर कोई यही कह रहा था, इस फिल्म को बायकॉट कर दो, इस फिल्म को देखना ही नहीं चाहिए। और जो फिल्म कुछ वक्त पहले इतनी अच्छी चल रही थी, जिनकी टीआरपी सबसे हाई लेवल पर थी, आज वह फिल्म जमीन पर आकर गिर चुकी थी। उससे भी ज्यादा प्रोड्यूसर ने तो अपने पैसे निकलवा लिए थे, क्योंकि एक हफ्ते में ही यह फिल्म चल पड़ी थी। लेकिन इस फिल्म की वजह से बाकी के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, जैसे कि डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन और बाकी के सारे एक्टर की कमकर लोग बुराई कर रहे थे और उन्हें बायकॉट कर रहे थे। फिल्म को भी थिएटर से हटवा दिया गया था और लोगों ने इस फिल्म पर कितने सारे केस कर दिए, जिसकी वजह से फिल्म विवाद में फंस गई। और जाह्नवी ने जो इस फिल्म पर अपनी सारी उम्मीद रख कर बैठी थी और इस फिल्म पर अपना फिल्मी करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था, वह भी खत्म हो गया था। हालांकि यह सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन इसमें हाथ हमारे हीरो हर्षवर्धन के भी था। आखिरकार वह अपनी बीवी के खिलाफ जाने वाले लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ता। उसने ही बैकग्राउंड से यह सारा तमाशा अरेंज किया था और जानवर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि काटो तो खून नहीं। ना ही मेहता परिवार में उसकी कोई इज्जत थी और ना ही कपूर इंडस्ट्री उसके हाथ आई थी। यहाँ तक कि उसकी फिल्म भी पूरी तरह से बर्दाश्त हो चुकी थी। वह इसी गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई हर चीज तोड़फोड़ कर रही थी। यह उसका वही प्राइवेट अपार्टमेंट था जहां पर वह शादी से पहले रहती थी। वहीं पर उसका मैनेजर मोहित सूरी भी था। अनाया ने पिछली बार उसे अच्छा सबक सिखाया था। इस न्यूज को सुनकर वो भी गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसने भी यही सोचा था कि यह फिल्म बहुत हिट जाएगी और जाह्नवी का करियर वापस सेट हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसे उल्टा और जाह्नवी का करियर इस कदर नीचे आ चुका था कि वापस उठने का कोई चांस नहीं था। अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जाह्नवी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा करियर इतनी जल्दी बर्बाद नहीं हो सकता है। मैं एक सुपरस्टार हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल बकवास है। वही सामने टीवी पर उसी की फिल्म की न्यूज चल रही थी, जहां पर लोग उसे भरपूर गालियां दे रहे थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि फिल्म के हर एक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। अब तो उसका घर से बाहर जाना भी उसके हो चुका था। वही मोहित सूरी बार बार चैनल बदलकर ही देख रहा था कि और क्या कोई बड़ी न्यूज़ है जो इस न्यूज़ को दबा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तभी टीवी पर बिजनेस चैनल की न्यूज़ चलने लगी, जिसमें हेडलाइन थी, देश की एलीट फैमिली जिंदल परिवार को इतने सालों के बाद मिली उनकी बायोलॉजिकल नातिन अनाया कपूर। हम फिलहाल में सुर्खियों में रहने वाले कपूर इंडस्ट्री की जायज मालकिन अनाया कपूर प्रेस्टीजियस नामी जिंदल खानदान की नातिन है, यानी कि बिजनेस वुमन रह चुके गीता कपूर, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचाया था। वह कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं आ रही थी। उनका असली परिवार जिंदल परिवार था, जो देश का जाना माना मिलिट्री परिवार है। उनका बिजनेस में भी उतना ही बड़ा हाथ है। उनके साथ जुड़ने के लिए लोग तरसते थे। गीता कपूर उनकी एक लौटी बेटी थी और अब जिंदल परिवार की एक लौटी प्रिंसेस, यानी कि अनाया कपूर अपने परिवार में वापस लौटी है। हालांकि सूत्रों की माने तो वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा और जिंदल परिवार में अपनी राजकुमारी को लोगों से मिलवाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी।
इस न्यूज़ को देखकर जानवी इतने बजे असमंजस में सो गई। जो जानवी पहले से पागल हो रही थी, वह अब तक बौखला चुकी थी। वह गुस्से से अपने बाल खींचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वह घटिया बीच लड़की इतने बड़े परिवार से नहीं जुड़ सकती। कहाँ जिंदल परिवार और कहाँ वह गांव की गवार। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये न्यूज़ फ्रॉड है। उसकी वह इतने बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रख सकती हो। तुम एक अनाथ थी, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने कहा था। गीता कपूर एकदम घटिया औरत थी। वह इतने बड़े परिवार से नहीं आ सकती। उसकी बेटी भी उसी की तरह घटिया है। मैं अनाया को खुश नहीं रहने दे सकती। मैं उसे सब कुछ छीन लूंगी। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उससे तो बचपन में ही बंद करना चाहिए था। जब से वह आए है, तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पहले मैं कपूर खानदान की एक लौटी प्रिंसेस हुआ करती थी। मेरे पास सब कुछ था। हर कोई मुझे जलता था। विशाल भी मुझसे प्यार करता था। मेरे आगे पीछे घूमता था। मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था। वह सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। लोग मुझे काम करवाने के लिए लाइन लगाते थे। लेकिन आज उसकी वजह से मेरा सब कुछ लुट गया और वह इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। बिल्कुल नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वही मोहित सूरी उसका मैनेजर अपने सपने में था। उसने भी अनाया के खिलाफ कोई कंपटीशन नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे जुड़ा हुआ था क्योंकि उसे फायदा मिल रहा था। लेकिन आज जब उसे अनाया की सच्चाई पता चली, तो वह भी अंदर से डर रहा था। उसे अब तक पता चल चुका था कि अगर वह जानवी के साथ रहा, तो उसका बर्बाद होना पक्का है। वैसे भी पिछली बार अनाया ने उसका काला चिट्ठा सबके सामने खोल दिया था, तो उसे कुछ वक्त के लिए मजबूरी में जाना पड़ा था और अब इंडस्ट्री में उसकी भी कोई अच्छी पहचान नहीं थी। इसलिए तो वह जानवी के साथ वापस रहने लगा था। वह वापस बर्बाद नहीं होना चाहता था। जानवी बुकले हुए ही यह सब कुछ कह रही थी। वह अब तक पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसका अब सिर्फ एक ही मकसद था कि वह कुछ भी कर जेआरी हीरोइन अनाया को बर्बाद करके रख देना। दूसरी ओर इन सब में किसी ने भी राजेश दुबे पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह कहाँ गायब हो गया। कोर्ट की हियरिंग के बाद राजेश दुबे का कोई अता पता नहीं था। जानवी और दुबे परिवार दोनों ने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह जो चाहते थे वह पूरा नहीं हुआ था, तो राजेश से भी उनका कोई लेना देना नहीं था। इस बीच किसी ने राजेश दुबे को गायब कर दिया। किसने राजेश को गायब किया और कौन था वो जिसने राजेश पर हमला करवाया था? और क्या जानवी इस सब में हो जाएगी बर्बाद? शेरगिल विला में दूसरी ओर जिंदल परिवार में जो तमाशा हुआ था, उसके बाद भवानी शेरगिल गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसने इतने सालों में जिंदल परिवार को अपने जूते की नोक पर समझा था। उसके हिसाब से जिंदल परिवार की उसके सामने कोई औकात नहीं थी। लेकिन आज जिंदल परिवार ने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया था कि जिंदल परिवार में उसकी कोई औकात नहीं है और वह उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने सालों की मेहनत, कितने साल उसका जिंदल परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाया था और जिंदल परिवार की प्रिविलेज का फायदा उठाया था। लेकिन आज वह सब कुछ उससे छिन चुका था। ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उन्हें उसकी बेटी सारा भी बैठी हुई थी। सारा को अभी भी इतना खामोश देखकर भवानी शेरगिल गुस्से में बोली, तुम अभी भी चुप हो। तुमने इतने सालों में उसे बूढ़े का दिल नहीं जीत। अगर वह तुमसे प्यार करता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये सुन कर सारा को भी गुस्सा आया, लेकिन वह नाराज आवाज में बोली, मॉम आप ये क्यों कह रही है? आपने भी तो इतने साल में कुछ उखाड़ नहीं लिया। वैसे भी उन लोगों ने कभी हमें अपना माना ही नहीं था। वह बस दिखावा कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी उनके पास नहीं थी। जब उनकी नातिन आ गई तो उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर भवानी शेरगिल गुस्से में बोली, ऐसा बिल्कुल होगा। मैं इतनी जल्दी यह सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके सब कुछ अपने हाथ में लेना ही होगा। सबसे पहले तो उस अनाया को अपनी चाल में फंसाना होगा। फिर अपनी बेटी सारा की ओर देखकर बोली, और तुम भी उसे बिना वजह घूमने से अच्छा है कुछ करो। तो सारा अपनी मॉम की ओर देखकर बोली, जिंदल परिवार से भी कई बड़े परिवार मौजूद है, आप उन पर फोकस क्यों नहीं करती? तो भवानी शेरगिल कंफ्यूजन होते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? तो सारा इतराते हुए बोली, आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, किसी को भी अपनी जाल में फंसा सकती है, तो फिर जिंदल परिवार के ऊपर ध्यान देने की क्या जरूरत है? एक बार मेरी शादी देश के नंबर 1 फैमिली और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से हो गई, तो हर कोई आपकी बेटी के आगे झुकेगा और उस जिंदल परिवार की भी आपके आगे ऊंची आवाज करने की हिम्मत नहीं होगी।
तो भवानी शेरगिल भी बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? तो सारा इतराते हुए बोली, हर्षवर्धन रावत। रावत इंडस्ट्री के एकलौते माली और दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की बात कर रही हूँ। उसके पैसे, पावर, प्रॉपर्टी के आगे जिंदल परिवार की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर भवानी शेरगिल उसे घूरते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम्हारे हाथ आ जाएगा? क्या तुमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि वह लड़कियों को बिल्कुल अपने नजदीक नहीं आने देता है, यहाँ तक कि उसे मिलना भी तकरीबन नामुमकिन है, और तुम कह रही हो कि वह तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा? तो सारा इतराते हुए बोली, क्यों नहीं? क्या आपको नहीं पता कि हर्षद जिंदल और हर्षवर्धन रावत बहुत अच्छे दोस्त हैं? अब जिंदल परिवार ही हमें हर्षवर्धन रावत तक लेकर जाएंगे। एक बार हर्षवर्धन मेरे प्यार में पड़ गया और मेरी उससे शादी हो गई तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा और जिंदल परिवार भी आपके काबू में आ जाएगा। भवानी शेरगिल के को भी आइडिया पसंद आया। वह जानती थी कि एक रावत खानदान उसके साइड आ गया तो फिर देश में तो क्या दुनिया में कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसके अंदर हर्षवर्धन के लिए डर भी बैठ चुका था। वह कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो पहले ही जानती थी कि हर्षवर्धन को नाराज करने की कीमत क्या हो सकती है। इसीलिए वह दिल ही दिल डर रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हर्षवर्धन उसके साइड होने की जगह उसके खिलाफ भी हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि हर्षवर्धन ही उन लोगों को बर्बाद कर दे। और उसकी यह सोच कहीं ना कहीं सच भी थी। हर्षवर्धन को तो उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसकी डेविल और मिस्टीरियस बीवी को अगर यह सच पता चल गया कि सारा की गंदी नजरें उसके हस्बैंड पर है तो वह सारा को सड़क पर लाने का तरीका खोज लेती। वही अपनी माँ को खोया हुआ देख सारा भी गंभीर आवाज में बोली, मॉम क्या सोच रही है? तो सारा की बात सुनकर भवानी शेरगिल गंभीर होकर बोली, लेकिन सारा ध्यान रखना कोई ऐसी हरकत मत करना कि हर्षवर्धन रावत हमारे खिलाफ हो जाए। तुम्हें वह इंसान जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। वह दुनिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून ही नहीं, उसकी पहचान अंडरवर्ल्ड में भी बहुत अच्छी है। उसका वह दोस्त विक्की अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। हालांकि उसके कनेक्शन किंग से भी बहुत अच्छे हैं। हम अभी तक ये नहीं जानते कि हर्षवर्धन की ताकत कितनी है। लेकिन बस इतना पता है कि वह किसी देश को झुकाने की काबिलियत रखता है। वही हर्षवर्धन की इतनी ज्यादा पावरफुल ताकत को देखकर सारा की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल ही दिल ठान लिया कि अब तो वो हर्षवर्धन को पाकर ही रहेगी। उसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वैसे भी उसकी फ्रेंड सर्कल में वह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और अमीर भी। उसके हिसाब से हर्षवर्धन को वो पसंद आ जानी चाहिए। वह तो पार्टी में हर्षवर्धन के नजरें उसे पर नहीं गई होगी, वरना तो हर्षवर्धन उसे पर लड्डू हो चुका होता है। अब भला इस बेवकूफ को कौन समझाए कि चुड़ैल कितना भी मेकअप थोप ले, वह चुड़ैल ही दिखती है, वह हूर की परी नहीं बन जाती। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर भवानी शेरगिल अपनी बेटी को समझाने के बाद एक कमरे में गई और एक फोन निकालकर किसी को फोन करते हुए बोली, आपको आने की जरूरत है। अब मामला मेरे हाथ से निकल रहा है। तो सामने से एक दमदार आवाज आई, बात क्या है? साफ साफ बताओ। तो भवानी शेरगिल गंभीर आवाज में वो सब कुछ बता देती है जो कुछ आजकल जिंदल परिवार में हो रहा है। वो सब कुछ सुनकर सामने से एक कड़क आवाज आई, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। तो भवानी शेरगिल डरते हुए बोली, माफ कीजिएगा, मुझे लगा मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये बात मेरे हाथ से निकल गई। ये सुनकर सामने से गुस्सेल आवाज आई, ये बात हाथ से नहीं निकली, लेकिन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैंने पहले ही कहा था जिंदल परिवार में हर मोहरा हमारे हिसाब से जाना चाहिए। तो तुमने हर्षद की शादी कैसे होने दी? और यह कौन सी नातिन आ गई है जिंदल परिवार की? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जिंदल परिवार की बेटी बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है? वही सामने वाले की इतनी गुस्सेल आवाज सुनकर तो बहन एक पल के लिए डर गई। जो भवानी हर किसी को खुद से नीचे समझती थी, सामने वाले की बस एक गुस्से आवाज सुनकर ही डर से कांपने लगी। वह डरते हुए बोली, माफ कीजिएगा, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूंगा। तो सामने से एक आवाज आए, अब बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, अब हमारे आने का वक्त हो चुका है जिंदल परिवार की बर्बादी के लिए। उसके लिए चाहे फिर मैदान में मुझे ही क्यों ना उतरना पड़े। सालों पहले की मैं एक बार उन्हें तोड़ चुका हूँ, आगे भी तोड़ूंगा। वैसे भी वह नातिन कुछ नहीं कर सकती, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ।
तब तक के लिए वहां का मामला संभाल लो। इतना बोलकर फोन रख दिया। वही सामने वाले की बात सुनकर भवानी शेरगिल के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, अब जिंदल परिवार की बर्बादी पक्की है, अब वह बच नहीं पाएंगे। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। किसे फोन किया था भवानी ने? क्या सारा हर्षवर्धन को हासिल कर पाएगी? कौन आने वाला था अनाया से निपटने? हर्षवर्धन के ऑफिस में दूसरी ओर हर्षवर्धन के ऑफिस में हर कोई काफी गंभीर होकर मीटिंग अटेंड कर रहा था, क्योंकि आज हर्षवर्धन की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। दरअसल आज उनकी एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग थी, जिसमें रावत परिवार के सभी शेयर होल्डर आने वाले थे। वैसे तो रावत इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल हर्षवर्धन के अंदर था, लेकिन उनमें कुछ शेयर होल्डर वैसे भी थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वह सभी के सभी हर्षवर्धन के विश्वास पात्र थे, और हर्षवर्धन उन पर आंखें बंद कर यकीन कर सकता था, क्योंकि वह शेयर होल्डर उसके डेट के भी बहुत ज्यादा करीब थे। ये कह सकते हो कि वो उनके दोस्त थे, इसीलिए उन शेयर होल्डर को रखा था। जब हर्षवर्धन के डेट गायब हुए थे और हर्षवर्धन ने पूरे बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब उसके सौतेले चाचा ने बहुत कोशिश की थी रावत परिवार को अपने कंट्रोल में लेने की और रावत परिवार पर अपनी हुकूमत चलाने की। लेकिन हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। भले ही अपने पति के मोह में और पुराने ख्यालों की वजह से वह अपने ही सौतेले बेटे को पाल रही थी और उसे रावत परिवार में रख रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनकी हर हरकत बर्दाश्त करेगी। मीनल देवी ने पहले ही रावत इंडस्ट्री हर्षवर्धन को सौंप दी थी। वैसे भी उनके पति ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वह उनके सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें, और मिलन देवी वह पहले ही कर चुकी थी। मीनल देवी ने पहले ही हर्षवर्धन के चाचा को कंपनी में कोई शेयर नहीं दिए थे, वह बस कंपनी में छोटी मोटी पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन फिर भी रावत परिवार का खून होने की वजह से हर वक्त हर किसी पर अपना हुक्म चलाते थे। लेकिन उस वक्त उसने कुछ शेयर होल्डर को पैसे देकर हर्षवर्धन के खिलाफ कर दिया था। वह शेयर होल्डर भी समझते थे कि हर्षवर्धन छोटा है तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, और उन्हें लग रहा था कि हर्षवर्धन बच्चा है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि हर्षवर्धन के पास रावत इंडस्ट्रीज से भी बड़ा अंपायर था। वह तो बस रावत इंडस्ट्री को अपने डेड के हाथ में रहने देना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने हर्षवर्धन के खिलाफ जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन लोगों ने मिलन देवी को भी दबा दिया। तो हर्षवर्धन ने अपनी असली ताकत दिखाए और उन सभी शेयर होल्डर को सड़क पर लाकर रख दिया जो हर्षवर्धन के खिलाफ गए थे, और जो भी हर्षवर्धन के खिलाफ जाने की कोशिश करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। उन सबको हर्षवर्धन ने कंपनी से बाहर फेंक दिया। अब वहां पर कुछ ही 2-3 शेयर होल्डर बचे थे जो हर्षवर्धन से काफी लॉयल थे, और आज उन्हीं के साथ हर्षवर्धन की मीटिंग थी। हर्षवर्धन लंबी मीटिंग में फंसा हुआ था। अभी हर्षवर्धन से मिलने के लिए जूही उसकी कंपनी में आ चुकी थी। जूही वहां पर अपने मॉम डैड की कंपनी की ओर से आई थी। दरअसल सहगल परिवार की जायदाद पहले ही अलग हो चुकी थी, क्योंकि सहगल परिवार के हेड का मानना था कि परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लालच, और जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर लालच भी बढ़ता है। इसीलिए सहगल परिवार में पिछले 3-4 पीढ़ियों से एक रूल चला रहा है कि हर किसी को अपने परिवार को तीसरी जनरेशन का चेहरा देखने के बाद अपनी जायदाद का बंटवारा करना होगा, और इस बंटवारे में सभी चीज लीगल तरीके से अलग की जाएगी। इसीलिए परिवार का आपसी प्यार बना रहेगा। हालांकि वह लोग अच्छे टर्म पर अलग हुए थे, इसीलिए उनके परिवार में अभी भी काफी अच्छा रिलेशन था। हर कोई अपनी अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी संभाल रहा था। इसीलिए विक्की सहगल की कंपनी जूही से अलग थी। वैसे भी विक्की पहले से ही हर्षवर्धन के साथ मिलकर काम कर रहा था। वही दूसरी ओर जूही इतराते हुए कंपनी में आई। उसे देखकर हर कोई बातें करने लगा, क्योंकि जूही को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह लड़की यहाँ मीटिंग करने आए होगी, क्योंकि उसने एक रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर हैवी मेकअप, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ दिया था, और हाथों में एकदम महंगा पर्स, और वह एकदम इतराते हुए अंदर आ रही थी। उसके हाथ में कुछ फाइल्स भी थी, जैसे वह यहाँ पर मीटिंग करने आए हो। और रिसेप्शन पर जाकर काफी इतराते हुए बोली, प्रेसिडेंट का केबिन किस ओर है? वही रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की पहले तो जूही को देखकर थोड़ी अजीब नजरों से उसे घूरती है, फिर कड़क आवाज में पूछती है, क्या आपकी प्रेसिडेंट के साथ कोई अपॉइंटमेंट है? तो जूही इतराते हुए बोली, बिल्कुल मैं उसके लिए खास हूँ, तुम बस उसकी केबिन का रास्ता दिखाओ।
उसकी बात सुनकर हर कोई जूही को अजीब नज़रों से देखने लगा, क्योंकि वह सभी लोग जानते थे कि उनके प्रेसिडेंट कोई इतने सीधे साधे इंसान भी नहीं थे जो हर कोई आकर ये कह दे कि वह उसके लिए खास है। किसी को जूही की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं उनकी इतनी अजीब और दिन भरी नजरें देखकर जूही को गुस्सा आया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से नीची नजरों से देखने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी एक मुंह फट कर्मचारी बोल पड़ी, वैसे भी तुम कौन हो? दिखने में तो मैं मेकअप पोती हुई चुड़ैल लग रही हो और यहाँ मुंह उठाकर हमारे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए हो। तुम्हें पता भी है हमारे प्रेसिडेंट कितने स्ट्रिक्ट है? तुम जैसे यहाँ पर कितने लोग आते जाते हैं। ये सुनकर जूही को गुस्सा आया, लेकिन वह अपना घमंड कैसे छोड़ सकती थी। वह घमंड भरी आवाज में बोली, मैं हर कोई में नहीं आती। तुम लोगों को पता भी है मैं जूही सहगल हूँ और विक्की सहगल की बहन हूँ और तुम्हारे प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड। पूरा स्टाफ ये सुनकर एक पल के लिए डर गया, क्योंकि हर कोई विक्की सहगल को जानता था कि वह उनके प्रेसिडेंट के लिए काफी मायने रखता था, क्योंकि वह हमेशा ही बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिलने आया करता है। इसलिए हर किसी को लगा कि जूही भी सही कह रही है। और रिसेप्शनिस्ट डरते हुए बोली, माफ कीजिए मैडम, हमने आपको पहचाना नहीं और आपके साथ बदतमीजी कर दी। वही उन लोगों की बातें सुनकर जूही का ईगो संतुष्ट हो गया। वह इतराते हुए बोली, अब साफ साफ बताओ कि तुम्हारे प्रेसिडेंट का केबिन कहाँ पर है? तो वह रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की पोलाइट आवाज में बोली, मैडम हमारे प्रेसिडेंट का केबिन लास्ट फ्लोर पर है, आप वहीं पर चली जाए, वो आपको वहीं पर मिलेंगे। ये सुनकर जूही इतराते हुए जाने लगी। पहले तो उसकी नज़र प्रेसिडेंट की खास लिफ्ट पर पड़ी। एक पल के लिए उसके दिल में आया कि वह उस लिफ्ट का इस्तेमाल करे, इसीलिए वह इतराते हुए लिफ्ट के पास गई और अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, फर्स्ट फ्लोर पर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। दरअसल हर्षवर्धन की लिस्ट में स्पेशल सेंसर फिट किया गया था और उस लिफ्ट को सिर्फ कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते थे, और यह सिस्टम अनाया ने हर्षवर्धन के लिए फिट किया था, उसकी सिक्योरिटी के लिए और उसकी प्राइवेसी के लिए। इस बारे में अभी तक कंपनी में किसी को नहीं पता था, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट की लिस्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताना एम्प्लॉय को जरूरी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह अलार्म बजा, एक टीम तुरंत लिफ्ट के पास आकर जूही को घेर लेती है। हर कोई जूही को देखने लगा। जूही इतनी सारी नजरें और गर्द को खुद पर गंताने देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। ऊपर से सबकी नजरों में मजाक बन गई थी। जूही को हर्षवर्धन की लिफ्ट का इस्तेमाल करके सब पर घमंड करना था, और जहां तक उसे पता था वहां कोई गलत चीज नहीं थी। लेकिन फिर सेंसर कैसे बच पड़े उसे भी समझ में नहीं आया। वह गार्ड्स की ओर देखकर थोड़े सख्त आवाज में बोली, बंद करो इस बकवास आवाज को। ये बंद क्यों रही है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? वही वो लोग अजीब नजरों से जूही को घूरने लगे। ये देखकर जूही को भी गुस्सा आया, तो वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, साफ साफ बताओ कि आवाज बंद क्यों नहीं हो रही है और मुझे ऐसे गन पॉइंट पर घेर कर क्यों खड़े ही? मैं कोई क्रिमिनल नजर आती हूँ तुम लोगों को? क्या जूही की बेइज्जती होगी कंपनी में? और क्या होगा जब हमारी हीरोइन अनाया को पता चलेगा कि जूही उसके पति के ऑफिस में आई है? आगे कैसे बचेगा हर्षवर्धन अपनी बीवी के गुस्से से? अब तक आप लोगों ने सुना कि जूही हर्षवर्धन से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है और गलती से हर्षवर्धन की प्राइवेट लिस्ट का सेंसर एक्टिवेट करके इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वह गार्ड्स पर गुस्सा हो रही थी। वो गार्ड्स को देखते हुए कड़क आवाज में बोले, तुम कौन हो और बिना परमिशन के प्रेसिडेंट की लिफ्ट के पास क्या कर रही हो? क्या ये कोई घुसपैठ है? वही खुद को घुसपैठ सुनकर जूही गुस्सा हो गया, इसीलिए वो गुस्से में बोली, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर गार्ड्स उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, माफ कीजिएगा, हमें आपके बारे में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। अगर आप बॉस की मेहमान हैं तो आपको पहले किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत थी। आप ऐसे ही लिफ्ट को नहीं छू सकती। ये सुनकर जूही कड़क आवाज में बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हर्षवर्धन और मेरा भाई बहुत अच्छे दोस्त है। ये सुनकर गार्ड्स उसे अजीब नज़र से देखते हुए बोले, माफ कीजिएगा मैडम, हमें आपके बारे में पता नहीं था, फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर जूही बोली, अब तो मैं इसी में जाऊंगी। उस गार्ड्स को भी गुस्सा आ रहा था,
वो फिर भी पोलाइट आवाज ने बोला, मैं इस लिफ्ट को प्रेसिडेंट के अलावा बस वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके फिंगरप्रिंट इसने ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पर इंटर नहीं कर सकती है। ये सुनकर तो जूही को इतना गुस्सा आया कि उसका बस चलता तो वह अभी इस गार्ड्स को थप्पड़ मार देती, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वही नीचे फर्स्ट फ्लोर का स्टाफ भी था जो जूही के बारे में बातें बनाने लगे, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि जूही हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड है और वो उसके लिए खास है, तो वह जरूर उस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। ये तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे लगता है इसका प्रेसिडेंट का कुछ लेना देना नहीं है। ये बस यहाँ पर आम लड़कियों की तरह बॉस के नजदीक जाने के लिए आई है। वही जूही गुस्से में उन लोगों को देखकर बोली, इस लिफ्ट को अभी खोलो, मुझे इस लिफ्ट में जाना है। वही उसकी बात सुनकर गार्ड्स को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से ने बोला, बस बहुत हुआ, हम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते और हमें तो लगता है इसे कंपनी से बाहर फेंको, कहीं ये किसी को नुकसान पहुंचने पर नहीं आई। वही उन सब की बातें सुनकर जूही को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। तभी 2 गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। ये देखकर जूही गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे हर्षवर्धन से मिलना है, मेरी आज उसके साथ अपॉइंटमेंट है। लेकिन गार्ड्स जूही की एक नहीं सुनते। तभी जूही छटपटाने हुए बोली, तुम लोग समझते क्या हो खुद को? छोड़ो मुझे, मैं विक्की सहगल की बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़ने की? तुम लोग जानते भी हो तुम्हें क्या गलती की है। वही जूही के मुंह से विक्की का नाम सुनकर गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वह विक्की को बहुत अच्छे से जानते थे और वह जानते थे कि उसकी बॉस की जिंदगी में वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वही गार्ड्स को इस तरह से खुद को छोड़ता देखकर जूही वहां से जाने लगी। वह गार्ड्स की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, एक बार मुझे हर्षवर्धन से मिलने दो, मैं तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगी। इतना बोलकर वह घमंड से दूसरी लिफ्ट में गई और हर्षवर्धन के फ्लो का बटन दबा दिया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और खुद की इंसल्ट सी महसूस हो रही थी, लेकिन जूही नहीं जानती थी कि स्पेशल लिफ्ट के अलावा कोई भी लिफ्ट से हर्षवर्धन के फ्लो पर डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो एक फ्लो नीचे रुकेगा। जूही भी पिछले फ्लो पर रुक गई। वह जैसे ही बाहर निकली, वो देखती है हर जगह लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जूही इतराते हुए आगे आई और वहां से गुजरती हुई लड़के को रोकते हुए बोली, हर्षवर्धन का केबिन किस तरफ है, क्या तुम बता सकते हैं? अपने बॉस का नाम सुनकर वह लड़का उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। फिर वह शांत आवाज में बोला, आप कौन हैं और क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो जूही इतराते हुए बोली, बिल्कुल, मेरा नाम जूही सहगल और आज मेरी हर्षवर्धन के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर वह लड़का एक बार के लिए अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि इतने हक से और इतने कॉन्फिडेंस में उनके प्रेसिडेंट का नाम लेने की हिम्मत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं कर सकते थे। लेकिन जूही तो बस एक मामूली लड़की थी और उसके हिसाब से जूही कोई बड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आती थी, तो फिर वह इस तरह से उसके बॉस का नाम कैसे ले सकती है? लेकिन फिर भी वह आगे ले जाते हुए बोला, आप इस लिफ्ट से उनके ऑफिस तक जा सकती है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो। ये सुनकर जूही को गुस्सा आया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसे गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं। तभी वह देखती है कि हर्षवर्धन की प्राइवेट लिफ्ट से एक लड़की निकलते हुए आगे बढ़ रही थी और हर्षवर्धन के वो सिक्योरिटी गार्ड, वह भी उसे झुककर रिस्पेक्ट के साथ ग्रिट कर रहे थे। यह कोई और नहीं, हमारी हीरोइन अनाया ही थी, जो हर्षवर्धन के साथ अपना लंच एंजॉय करने के लिए आई थी और आज उसने खुद अपने हाथों से अपने हब्बी के लिए खाना बनाया था। उसने हर बार की तरह आज भी काफी क्यूट कपड़े पहने थे और चेहरे पर एक सिंपल सा मास्क पहना था। यहाँ पर उससे कोई खतरा नहीं था और हर्षवर्धन के गार्ड्स उसे बहुत अच्छे से पहचानते थे, जिसकी वजह से उसे कोई मुसीबत नहीं होने वाली थी। तो वह ऐसे ही सीधे ही हर्षवर्धन के केबिन के अंदर चली गई बिना नॉक किए। उसे पहले से पता था कि हर्षवर्धन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गया है, जिसकी वजह से अनाया आराम से अंदर जाते हुए हर्षवर्धन की चेयर पर ही बैठ गई। वह यहाँ पहले भी आ चुकी थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। वही जूही जो पहले किसी अनजान लड़की को हर्षवर्धन की लिफ्ट से निकलता देख अंदर से जल भून गई थी, क्योंकि उसी लिफ्ट की वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन जब उसने देखा कि सभी गॉड्स उस लड़की को कितनी इज्जत से ग्रिट कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा भी आने लगा। वह तुरंत गुस्से में आगे बढ़ी
लेकिन तभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से एक सेक्रेटरी आगे आते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैम आपको किसी से मिलना है। और आप यहाँ पर क्या कर रही है? उन्हें ऐसे किसी अनजान शख्स को खुद को रोक के देखकर जूही चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं विक्की सहगल बहन हूँ। मुझे हर्षवर्धन से मिलना है। आज मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर सेक्रेटरी तुरंत अपने टैबलेट में हर्षवर्धन की अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक करती है, तो उसमें सहगल कंपनी के साथ एक मीटिंग शेड्यूल थी। लेकिन यह मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसीलिए मीटिंग हर्षवर्धन खुद अटेंड नहीं करने वाला था। तो वह सेक्रेटरी रिस्पेक्ट के साथ बोली, मैडम आप गलत जगह पर आए हैं। यह मीटिंग प्रेसिडेंट खुद अटेंड नहीं करने वाले हैं। यह मीटिंग तो दूसरे डिपार्टमेंट में होने वाली है, आपको वहां जाना चाहिए। ये सुनकर जूही का गुस्सा और बढ़ गया। वह यहाँ से हर्षवर्धन की वजह से ही आई थी। उसे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसने अपने डेट को कह दिया था कि यह प्रोजेक्ट तो उसे ही मिलेगा, और वह हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से जानती है। जूही के मॉम डैड के मना करने के बाद भी हर्षवर्धन की पावर और पैसे की लालच थी, इसलिए उन्हें लगा कि उनकी बेटी सही कह रही है। और आखिरकार हर्षवर्धन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो वो उसकी इतनी खूबसूरत थी, तो हर्षवर्धन उसे प्यार करने से कैसे छूट सकता है? और अगर हर्षवर्धन और जूही की शादी हो गई तो सबसे ज्यादा उनको ही फायदा होगा। उनका नाम और उसका इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी उनके सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसीलिए उन लोगों ने जूही की बात मान ली थी, लेकिन जूही के इरादे पूरी तरह से टूट चुके थे। क्या इरादे हैं जूही के? और आगे जूही पर हमारी हीरोइन के बीच क्या तमाशा होगा? और हर्षवर्धन आ जाएगा उसे मिलने। अब तक आप लोगों ने सुना कि जूही हर्षवर्धन से मिलने के लिए उसके फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसकी मीटिंग हर्षवर्धन के साथ नहीं है। जिसे सुनकर जूही सेक्रेटरी को गुस्से में देखते हुए बोली, मेरी मीटिंग हर्षवर्धन के साथ ही है। तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें पता है कि मैं विक्की सहगल की बहन हूँ, और मैं और हर्षवर्धन स्पेशल रिलेशन में है। वह उसकी बात सुनकर पूरा सेक्रेटरी विभाग एक पल के लिए डर गया। हर किसी की नज़र उस पर टिक गई। दरअसल हर्षवर्धन के गार्ड कॉरिडोर की दूसरी साइड थे। ये फ्लो बहुत बड़ा था, यहाँ पर पहुँचना ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा केबिन थे। जैसे कि हर्षवर्धन के पर्सनल सेक्रेटरी का पूरा सेक्रेटरी विभाग यहीं पर था, जो हर्षवर्धन के हर तरह के काम को मैनेज करता था। जो भी लफ्ज हर्षवर्धन के मुंह से निकलता वो यह विभाग की जान लगाकर पूरा करता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी, लेकिन हर्षवर्धन का प्राइवेट स्पेस दूसरी साइड था, इसलिए हर्षवर्धन के गार्ड्स ने जूही की बात नहीं सुनी थी, और सेक्रेटरी विभाग को गलतफहमी हो गई कि जूही सही बोल रही है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उनके विभाग में बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड कंपनी में आने वाली है। वह सभी तो उसे देखने के लिए भी एक्साइटेड उत्सुक थे। उन्हें लगा कि वह स्पेशल लिफ्ट से ही ऊपर आ जाएगी, तो वह लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। लेकिन जूही से मिलने के बाद उन्हें लगा कि कहीं जूही तो वह लड़की नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि वह विक्की सहगल की बहन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यह सच बोल रही है, क्योंकि वह लोग विक्की सहगल को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वह कई बार कंपनी भी आ चुका था। इसीलिए वह रिस्पेक्ट के साथ जूही को आगे ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग हर्षवर्धन के केबिन के नज़दीक पहुंचे, वहां गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। ये देखकर जूही को वापस गुस्सा आने लगा, क्योंकि आज उसकी बार बार इंसल्ट हो रही थी। तभी वह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का लड़का बोला, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? आपको नहीं पता ये कौन है? तो गार्ड्स थोड़ी कड़क आवाज में बोला, हम इसे नहीं जानते, और हम किसी को ऐसे ही बॉस के केबिन में नहीं जाने दे सकते। ये सुनकर जूही को गुस्सा आया। आज उसका दिन ही खराब था। कहा वो सोच कर आई थी कि मीटिंग के बहाने वो और हर्षवर्धन साथ वक्त बिताएंगे, और इस बीच वो हर्ष के नज़दीक जाकर उसे हासिल कर लेगी। लेकिन उसे उलट आज सिर्फ वो बेइज्जत हो रही थी। वह गुस्से में दांत पिस पर बोली, अभी अभी तो तुमने उस लड़की को अंदर जाने दिया था जो थोड़ी देर पहले आई थी। तभी वह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का लड़का भी बोल पड़ा, मैडम सही कह रही है। तुम्हें नहीं पता है, ये बॉस की गर्लफ्रेंड है। अगर तुमने इसे नाराज कर दिया तो प्रेसिडेंट भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर उन गार्ड्स को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी अभी उनकी लेडी बॉस अंदर गई थी, और वह अपनी लेडी बॉस को पहचानने में गलती नहीं कर सकते थे।
वह कई बार अपने बॉस के साथ उन्हें मिल चुके थे। वह गार्ड्स उस लड़के को देखकर बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी लेडी बॉस पहले ही आ चुकी है। वह थोड़ी देर पहले ही अंदर गई है। ये सुनकर तो जूही समझ गई कि वह कोई और नहीं अनाया ही थी, जो अभी अभी प्राइवेट लिफ्ट से आई थी। ये देखकर तो उसका खून अंदर तक खोल गया। वह अंदर से जल भून कर राख हो गई। वह मन ही मन बोली, इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट उसे कैसे मिल सकती है। ये सब कुछ उसका होना चाहिए था। वो अनाया से गुस्सा थी। उसके अंदर हर्षवर्धन को पाने की एक जुनून था। वह कहीं ना कहीं बुरी तरह से तड़प रही थी, ये जानकर कि अनाया हर्षवर्धन की जिंदगी में उसे ज्यादा मायने रखती है। वो गार्ड्स को उंगली दिखाकर बोली, तुम बस बकवास कर रहे हो। आज मैं हर्षवर्धन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुझे भी देखना है कौन मेरे हर्षवर्धन को अपना बता रहा है। इतना बोलकर वह गार्डों को धक्का देकर अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे वह लड़का भी चला लगा। उसके हिसाब से तो जूही सही थी, वही उसकी लेडी बॉस थी। वह गार्ड अभी जूही को रोकते, उससे पहले ही जूही दरवाजा खोल चुकी थी। जैसे ही उसने अंदर देखा, वो और गुस्सा हो गई और वो अंदर जाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्षवर्धन की चेयर पर बैठने की, और तुम इस तरह से उसकी चीजों को नहीं छू सकती। दरअसल अनाया अंदर बैठे हुए हर्षवर्धन की कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी, जिस पर हर्षवर्धन पहले काम कर रहा था। वैसे भी हर्षवर्धन हमेशा ही वर्कहोली रहा था। अनाया को लगा कि अगर उसने इन फाइल को पढ़कर इसमें सारी चीज मार्क कर दी, तो हर्षवर्धन को इतना काम कम करना पड़ेगा। इसीलिए वह उसकी मदद करने लगी। वैसे भी उसके पास यहाँ पर 1 घंटे जितना वक्त था। उसे पता था हर्षवर्धन की मीटिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए अनाया बेखौफ होकर काम कर रही थी। यहाँ पर उसे किसी से खतरा नहीं था, इसलिए उसने अपना मास्क भी नहीं पहना था और अपना लॉन्ग कोट भी उतार दिया था। अभी उसने काफी क्यूट शॉर्ट्स और ऊपर ओवरसाइज हुडी पहना था। उसके बाल भी खुले थे, जिसे छोटे से क्लच से ऊपर की साइड टक किया गया था, और वह दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसके मुंह में एक लॉलीपॉप था। दरअसल हर्षवर्धन ने अनाया के लिए कुछ अच्छे और ब्रांडेड चॉकलेट अपने ड्रॉवर में रखी थी। उसे पता था उसकी बीवी को अतरंगी चीज खाना पसंद थी, इसीलिए उसने स्पेशली कस्टमाइज करके इस क्यूट लॉलीपॉप और अलग अलग टेस्ट के फॉरेन की चॉकलेट के साथ कई सारी चीज वहां रखी थी। अनाया फाइल खोजते हुए लॉलीपॉप देख लिया और उसे रहा नहीं गया, तो वह उसे अपने मुंह में रखकर खाने लगी और उसका टेस्ट उसे पसंद आया, तो वह अपनी ही धुन में उन फाइलों को चेक कर रही थी। तभी जूही अंदर आ गई थी। जूही जो बस अनाया को बिना देखे डांट रही थी, क्योंकि वह हर्षवर्धन की चेयर पर बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाकर अनाया का चेहरा देखा, तो उसकी आंखें ही उसे पर टिक गई। वहीं पीछे आ रहे दोनों गार्ड्स और उस सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के लड़के की भी आंखें भी सदमे में बाहर आ गई, क्योंकि आज उन लोगों ने अनाया का असली चेहरा देख लिया था। तो उसका दूध सा सफेद चेहरा, समुद्र से गहरी नीली आंखें और कयामत की खूबसूरती। इतने कैजुअल कपड़े में भी वो कयामत ढा रही थी। वैसे भी अनाया को हर्षवर्धन के सामने हमेशा ऐसे ही बच्चों की तरह रहने की आदत थी, तो वह आज भी किसी टीनेज गर्ल की तरह ही नजर आ रही थी, जिसे देखकर जूही की आंखें सदमे में खुल चुकी थी। वैसे तो वह अनाया का चेहरा उस दिन बार में देख नहीं पाई थी, लेकिन वह उसकी आंखें बहुत अच्छे से पहचानती थी। आज भी उसने एक नज़र में अनाया की आंखें पहचान ली। वह समझ गई कि यह अनाया ही है। उसके अंदर गुस्से का गुब्बार उठ पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया इतनी खूबसूरत हो सकती थी। उस दिन उसका चेहरा छुपा हुआ, जिसे देखकर जूही को लगा कि अनाया के चेहरे पर कोई दाग धब्बे होंगे, जिसकी वजह से वह अपना चेहरा छुपा रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अनाया कयामत की खूबसूरत थी। उसके आगे तो फरिश्ते भी अपना सर झुका दे। पीछे आ रहे गॉड्स और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के आदमी की भी यही हालत थी। वह तो मंत्र मुक्त होकर अनाया को देख रहे थे। अनाया को भी किसी का इस तरह से उसे घूरने की आदत नहीं थी। वह हमेशा हर किसी पर अपना रौब झाड़ती फिरती थी। वह गुस्से में उन लोगों को देखकर कड़क आवाज में बोली, यह क्या तमाशा चल रहा है, और तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए। उसकी आवाज से हर कोई होश में आया। जूही जो अब तक अपनी जलन छुपा रही थी, वह गुस्से में दांत पीसकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हर्ष की चेयर पर बैठने की, और तुम इन कागजों को छू नहीं सकती। तुम जरूर कोई जासूस होगी जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। वही जूही की बातें सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसे तो उस दिन बाद में भी चूहे पर गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी।
उसके हैंडसम पति को अपना हर्ष कहने की, और आज की हरकत अनाया के जेल पर नमक छिड़क रही थी। अब अनाया जूही पर तांडव करके टूटने वाली थी। क्या नतीजा निकलेगा इन दोनों के टकराने से, और क्या जूही की चाल में फंसेगी अनाया? क्या होगा जब इस बारे में हर्षवर्धन को पता चलेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जूही अनाया पर गुस्सा करती है और हर्षवर्धन को अपना कहती है, जिसे सुनकर अनाया का खून को गया। वह अपनी एक आईब्रो उठाते हुए जूही को ऊपर से नीचे देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, लगता है उस दिन मेरे हर्ष ने तुम्हारी इंसल्ट कम की थी, जो तुम आज भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हर्ष को उसके निकनेम से बुलाने की, जो उसे नहीं जानता। उसके लिए वो मिनिस्टर रावत है, इसलिए आइंदा से उसका नाम लेने से पहले 2 बार सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़े। वही उसकी धमकी सुनकर तो जूही का खून और खोल गया। वह आगे आए ही और अनाया को थप्पड़ मारने के लिए अभी उसका हाथ उठा ही था, उससे पहले ही अनाया ने फुर्ती दिखाई और एक जोर की लात उसके घुटने पर मार दी। जूही ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और तड़प कर जमीन पर गिर गई। अनाया बहुत अच्छे से जानती थी कि इंसानी शरीर की कमजोर हड्डियां कहाँ पर है। उसने उसी तरह लात मारी थी कि जूही दर्द से तड़प जाए। जूही दर्द से तड़पते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुमने मुझे लात मारी। फिर वह गार्ड्स की ओर देखकर गुस्से में बोली, तुम देख क्या रहे हो? निकालो इस लड़की को यहाँ से बाहर। तुम देख नहीं रहे ये तुम्हारे प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी है? ये देखकर कि गार्ड्स अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं और वह बिल्कुल नहीं हिले हैं, तो जूही गुस्से और नफरत भरी आवाज में ऑर्डर देते हुए गार्ड से बोली, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने क्या कहा है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। वही वह लड़का जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से उसके साथ आया था, वह तुरंत आगे बढ़ा और जूही को मदद करने के लिए उसको छूने ही वाला था। उससे पहले ही जूही की इंसल्ट करते हुए गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बिल्कुल मत छूना मुझे तुम, बस इसे सबक सिखाओ। इतना बोल वो अनाया की ओर इशारा कर देती है। वह लड़का गार्ड्स को देखकर बोला, तुम देख क्या रहे हो? देखने में ये लड़की खूबसूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी को भी प्रेसिडेंट के केबिन में आने दोगे और हमारी होने वाली लेडी बॉस से इसकी रिस्पेक्ट दो। वही उस बेवकूफ लड़के की बात सुनकर गार्ड्स को भी अजीब लगा कि यह अपनी लेडी बॉस को ही नहीं पहचान रहा और उनके सामने ही बकवास कर रहा है। गार्ड्स भी बिना किसी इमोशन के बोले, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वह कोई आम लेडी नहीं है, उसकी इंसल्ट करना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो वह लड़का भी बेशर्म की तरह अनाया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए लालच भरी आवाज में बोला, ये तो तुम सही कह रहे हो, वह लड़की कोई आम नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, क्या भला की खूबसूरती है। इतना बोलकर उसके कदम अनायास ही अनाया की ओर बढ़ गए, जैसे वह उसके खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गया हो। वही उसकी बात सुनकर गार्ड्स का खून खौल गया। वह उस लड़के को खतरनाक नजर से देख रहे थे। वही जूही जो अभी जमीन पर पड़ी थी, वह भी दिन भरी आवाज में बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, इन जैसी लड़कियां कैरेक्टरलेस ऐसी होती है। पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया होगा इसने हर्ष के केबिन तक आने का, जरूर किसी के साथ सोई होगी। कितनी घटिया लड़की है। वही अपने बारे में इतनी घटिया बात सुनकर तो अनाया के अंदर का खून उबाल मार रहा था। अनाया अपनी एक जिंदगी दर्द भरी गुजारने के बाद पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी और इस जन्म में वापस लौटने के बाद उसने एक चीज अपने दिल में गांठ बांध ली थी कि वह कभी भी किसी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। वह जैसा लोग उसके साथ करेंगे, बिल्कुल उसके साथ वैसा ही करेगी। इसलिए अपनी इंसल्ट सुनकर उसका खून खौल चुका था। तब तक उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि वह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का लड़का बिल्कुल उसके नजदीक आ चुका था और उसने अनाया को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। इन सब के बीच किसी की भी नजरें केबिन के दरवाजे पर नहीं गई थी, जहां पर 2 जोड़ी खूंखार आंखें अंदर के नजारे को देख रही थी और 2 बेबस आंखें जिनकी नजरों में नाराजगी के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था, वह भी अंदर ही झांक रहे थे। दूसरी ओर वह लड़का अभी अनाया को छू भी पाता, उससे पहले ही एक तेज धारदार चाकू उड़ता हुआ आया और उस लड़के के हाथ में घुस गया। इतने तेज वार से उस लड़के की चीज निकल गई और वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और उस लड़के का सारा खून नीचे गिरी हुई जूही पर गिर गया, क्योंकि जूही के पैर में अभी भी दर्द हो रहा था और वह खड़ी नहीं हो पा रही थी।
वहीं इस आवाज को सुनकर हर कोई होश में आया तो हर किसी की कानों में एक रोबदार और कड़क आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है। इस आवाज को सुनकर जहाँ कोई खुश हो रहा था तो कोई डर रहा था, तो किसी की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, तो किसी के दिल में सुकून आ रहा था। जहाँ गॉड्स डर के थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उनके बॉस ने खास कहा था कि उनकी लेडी बॉस को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही जूही के दिल में आस जग रही थी कि अब हर्षवर्धन उसका साथ देगा और इस अनाया को सबक सिखाएगा। वही अनाया के दिल में एक सुकून उतर आया था इस आवाज को सुनकर, वरना तो वो गुस्से से उसकी दिमाग की नसें फटी जा रही थी। हर्षवर्धन के साथ साथ वहां पर एक और इंसान आया था। यह कोई और नहीं जूही का कजन विक्की सहगल था, जो थोड़ी देर पहले ही हर्षवर्धन से मिलने के लिए यहाँ आया था और उसने भी यह सारा तमाशा देख लिया था। हर्षवर्धन बिना किसी इमोशन के तुरंत आगे गया और अनाया को एक झटके से खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसको माथे पर किस करते हुए बोला, बीवी तुम ठीक तो हो, और यहाँ चल क्या रहा है। वही हर्षवर्धन की ऐसी हरकत से जूही के दिल में सांप लौट गए। वह तुरंत गुस्से में बोली, हर्ष तुम क्या कह रहे हो, इस लड़की ने मुझे मारा, मुझे दर्द हो रहा है और तुम मेरी फिक्र करने की जगह इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो। वही किसी और के मुंह से अपना नाम सुनकर अब हर्षवर्धन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता और तुम्हारे लिए मैं मिस्टर रावत हूँ, लेकिन तुम फिर भी बार बार अपनी इंसल्ट करवाने के लिए मेरे पास आ जाती हो। और मैंने ये भी देख लिया कि सहगल परिवार की एक मामूली सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइवेट केबिन में घुसने की। उसके बाद हर्षवर्धन अपनी खतरनाक गुस्सैल लाल नजरों से उस लड़की को देखता है जो अभी भी दर्द से कराह रहा था और हर्षवर्धन की मौजूदगी से डर रहा था। उसे अब तक इस बात का होश ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। हर्षवर्धन उस लड़के को एक और लात मारते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की। ये सुन वह लड़का डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट सर इसमें मेरी गलती नहीं है, ये लड़की आपकी केबिन में जबरदस्ती घुसाई थी, पता नहीं कैसे आए होगी, इसकी जरूर कोई गलत इरादे होंगे। वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड जूही मीम ने भी यही कहा था। वो लड़का हर्षवर्धन के डर के आगे ये सुन ही नहीं पाया कि हर्षवर्धन ने अभी अभी अनाया को जन कहा। वो तो अपने दर्द और डर में बस एक्सप्लेन करे जा रहा था। वही उसकी पूरी बात सुनने के बाद तो हर्षवर्धन का ओरा और खतरनाक हो गया और उसके अंदर का अंडरवर्ल्ड किंग जागने लगा था। वही उसकी पूरी बात सुनकर तो विक्की सहगल की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई और उसने हर्षवर्धन के गुस्से को महसूस भी किया था और उसे डर भी लग रहा था। वैसे भी उसने बहुत पहले ही अनाया को अपनी भाभी मान लिया था। भले ही वह उसके साथ तू में करता था, लेकिन वह उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता था, इसलिए उसे जूही के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा आ रहा था। तभी हर्षवर्धन अपनी कड़क आवाज में गार्ड्स की ओर देखकर बोला, मैंने तुम लोगों से साफ साफ कहा था कि तुम्हारी लेडी बॉस को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर यह क्या तमाशा चल रहा है। इन सब में अनाया बस खामोशी से अपने पति को देख रही थी, जो उसके लिए सबकी बैंड बजा रहा था। क्या जूही मानेगी हार और क्या हल करेगी अनाया जूही का? क्या इस बीच कोई दुश्मन करेगा इन पर हमला? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।